इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन, किसी भाषा का एक बेसिक सूचना इंग्लिश है। कहाँ से बनी होगी? लैंग्वेज से। ये एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है जिस जो शब्द लिंगुआ फ्रैंका से बना है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब बोलने वाली भाषा, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो इंग्लिश, लैंग्वेज कोई भी भाषा का एक सिस्टम होता है। किसी भाषा का एक सिस्टम होता है जो 3 चीज़ों पर आधारित होती है: फोनोलॉजी पर, मॉर्फोलॉजी पर और सिंटैक्स पर। फोनोलॉजी मतलब होता है साउंड, फोनो साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। हर भाषा में आवाज़ जरूर होती है, उसका अध्ययन किस में करेंगे? फोनोलॉजी में, यानी हर ध्वनि की आवाज़ होती है। दूसरा मॉर्फोलॉजी, यानी उस आवाज़ को हम अगर लिखें तो वर्ड तैयार होते हैं, शब्द बनते हैं। तो फोनोलॉजी कि कैसे बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी उसको कैसे लिखा जाता है, और सिंटैक्स एक पैटर्न में लिखा जाता है। वो तो वर्ड हो गया, शब्द हो गया, एक पैटर्न में बोला जा रहा है, लिखा जाता है। ये सब कहाँ सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है? सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। तो इनको मिलाने पर एक सेंटेंस तैयार हो रहा है। तो सिस्टम 3 प्रकार से आधारित होता है किसी भाषा का: फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब सेंटेंस का बनना। तो लैंग्वेज जो है कोई भाषा 4 चीज़ों पर आधारित होती है। 4 स्किल कौन कौन से होने हैं? एक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भाषा इसमें 4 चीज़ दिखती है। क्या? लिसनिंग, यानी वो सुना जा सके, सुनने जाने योग्य हो, समझा जाने योग्य हो। स्पीकिंग, कोई भी भाषा बोलना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। कोई भाषा को हम सुनने के, बोलने के, पढ़ने के और लिखने में प्रयोग करते हैं, उस स्किल को क्या कहते हैं? लैंग्वेज, भाषा। इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक साउंड है। साउंड ही के आधार पर हम कोई भाषा की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो अंग्रेजी का जो आवाज़ है, साउंड है, वो कितने प्रकार के हुए? 44 प्रकार के। यानी इंग्लिश में 40 प्रकार के साउंड होते हैं। उसमें एक वोकल साउंड होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट एंड वोकल। वोकल साउंड में 20 प्रकार एंड कॉन्सोनेंट साउंड में 24 प्रकार के। ये वोकल साउंड क्या है? जो हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है, वोकल साउंड कहलाते हैं। वोकल कैविटी, कंठ से जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं वोकल साउंड। प्रोड्यूसर वोवेल साउंड। समझा रहा होगा? मतलब एक ग्लैंड है जिसका नाम वोकल है, वहाँ से निकलने आवाज़ को हम कहते हैं वोवेल साउंड। रेस्ट ऑफ द वोकल बॉडी, एंड उस वोकल बॉडी को छोड़ करके जहाँ से भी आवाज़ आती है या जिस बॉडी की सहायता से आवाज़ आती है उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। रेस्ट ऑफ द वोकल बॉडी हैव टू प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट्स। इस स्पेस को छोड़ करके हमारा टंग का प्रयोग हो रहा है, माउथ का प्रयोग हो रहा है, किसी अन्य पार्ट का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ से निकलने आवाज़ को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोकल साउंड 20 प्रकार के और कॉन्सोनेंट साउंड 24 प्रकार के, 20 टाइप्स एंड 24। तो वोकल साउंड जो आवाज़ है, ध्वनि है 20 प्रकार की, वो लेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें लेटर्स जो बनते हैं वो 5 प्रकार के वोवेल्स को बनाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। 20 प्रकार की आवाज़ों को हम 5 प्रकार के वोवेल से ही दिखाते हैं। वहीं कॉन्सोनेंट जो 24 टाइप के हैं साउंड है, वो उसको दिखाने के लिए हम सिर्फ 21 वोवेल्स, 21 लेटर्स का ही
कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट्स में ही हम काम चला देते हैं। पहला है वोकल साउंड यानी कि वोवेल। तो देखते हैं कैसे है ये 20 आवाज़। ए से ही देखा जाए तो लगभग 6 प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? ए से हम आ की मात्रा, ए से औ, ए से आय, ए से ए से ए से आ, कार, ओ, थोड़ा सा होठ को गोल कर लेंगे, लॉ, 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 आय से ए से ही आए, कैट, केयर, 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 ए डे, अगो। यानी ए से ही हमने 6 प्रकार के साउंड को निकाल लिया है। जो 20 प्रकार के जो आवाज़ है 5 प्रकार में कैसे आए, इसी तरह समझ लीजिए कि ए से अकेले ही 6 प्रकार की आवाज़ हुई है। ई से 4 प्रकार की आवाज़ आ रही है। ई से ए, ई से अ, ई से ई से ई। ए बेड, अर्थ, ई ट्री, ई डियर। आई से 2 प्रकार के, ई और आई। सिटी, टाइम। ओ से 7 प्रकार की आवाज़ आ रही है। ऊ, आई, ओ, आऊ, औ, ऊ, ओ, ऊ। बुक, बॉय, आऊ, टाउन, ओ, कोट, बड़ा ओ, फूड, बुक, छोटा हुआ है, बुक, फूड, ओ, ओल्ड, ई, पुअर, यू से सी कर चाहिए, और कप। टोटल साउंड 20 प्रकार के, 6, 4, 10, 12, 7, 19 से 20 प्रकार के आवाज़। नोट साउंड वोकेब 3 प्रकार के होते हैं। लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड एंड लेजी साउंड। लॉन्ग साउंड जिसका उच्चारण देरी तक करते हैं। सीट, बीच जिसको हम खींच के बोलते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड जिसको जल्दी से बोलते हैं। सीट, बीच। लेजी साउंड जो देरी तक बोलते हैं। एक, टूडे, एक जो थोड़ा सुस्त होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा हमने जाना है ध्वनि है। ध्वनि के 44 साउंड है। एक वोकल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, लेटर्स होते हैं। ये जो साउंड की वजह से लेटर्स बने वो क्या है, ए से लेकर जेड बने। जो 26 लेटर्स बने उसमें क्या है, उसमें वोवेल है और कॉन्सोनेंट है, स्वर और व्यंजन है। अब लेटर्स मिल करके बनाएंगे वर्ड्स। साउंड से बनना लेटर्स, लेटर्स से बनना है वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या है? वर्ड्स देखा जाए जो शब्द है, शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का वह समूह जो जिसका कुछ अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, उसे ही शब्द कहेंगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक द कंप्लीट मीनिंग्स इज कॉल्ड वर्ड्स। तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के अंग। यानी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड्स के ही बारे में पढ़ेंगे, उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसमें है दूसरा जनरल वर्ड, सामान्य शब्द जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उसका उपयोग हम
करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो है जनरल वर्ड्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है जनरल वर्ड्स। और तीसरा है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड वो होते हैं जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स के माध्यम से किसी शब्द के अंदर कुछ बदलाव कर देना और उसके कुछ सार्थक अर्थ के रूप में ही बने रहना, ये रूट वर्ड कहलाते हैं। यानी रूट वर्ड एक अपनी मीनिंग लेके चलते हैं, जिसके सामने जुड़ जाएं, जिसके आगे जुड़ जाएं या जिसके पीछे जुड़ जाएं। प्रीफिक्स मैंने आगे जुड़ना, सफिक्स मैंने पीछे जुड़ करके एक उसका अर्थ एक निश्चित रूप में बदल देना ही उसको कहते हैं रूट वर्ड्स। ये वर्ड्स सिंटेक्स बनाते हैं, यानी वर्णों का समूह से जो बनता है उसे सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स में क्या है, क्लॉजेज होता है, एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस एक कंप्लीट वाक्य होता है, क्लॉजेज मतलब उपवाक्य होता है, वाक्यों के समूह को। अब वाक्य मिलकर ये उपवाक्य, कुछ उपवाक्य मिलकर के कंप्लीट वाक्य बन सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सेंटेंस भी पूरा संपूर्ण वाक्य रहता है। तो सेंटेंस क्या आता है, सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस होता है, एक टेंस सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस जो आगे हम पढ़ेंगे, एक तो जनरल सेंटेंस पढ़ेंगे और दूसरा टेंस सेंटेंस पढ़ेंगे। टेंस समय के साथ होने वाली क्रियाओं का अध्ययन हम टेंस में करेंगे, और जिसमें समय के बारे में लगभग क्रिया से कोई ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा उसको समान रूप से जनरल सेंटेंस कहेंगे। इसमें समय की जानकारी रहेगी लेकिन क्रिया के बारे में जानकारी लगभग नहीं रहेगी। तो जिसमें क्रिया के बारे में जानकारी ना हो वो जनरल सेंटेंस, अब किसी क्रिया का समय के साथ अध्ययन करेंगे उसे टेंस, ये सेंटेंस रूप में। ये टेंस भी जनरल सेंटेंस में उसके कुछ पार्ट रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से टेंस का अपना एक अलग है और जनरल सेंटेंस लगभग मुख्य रूप से अलग, इसको पढ़ेंगे। समान वाक्य, चलिए, कर्ता के साथ क्रिया इनके समय के साथ का बोध नहीं होता है। जनरल सेंटेंस में क्रिया के समय का बोध नहीं होगा, क्रिया के समय का बोध नहीं, क्रिया के जो समय रहेगा उसका बोध नहीं होगा। जैसे ये किताब है, इसमें क्रिया का पता नहीं चल रहा है, समय तो लग रहा है कि नहीं इसमें है, लेकिन क्रिया का पता नहीं। दिस इज अ बुक। कर्ता और क्रिया समय के साथ इसमें रहता है, क्रिया का समय के साथ बोध होता है। जैसे कि वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग नाउ करेंटली, इस समय वर्षा हो रही है। जनरल सेंटेंस। अब जनरल सेंटेंस 5 प्रकार से होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जनरल सेंटेंस को 5 प्रकार से हम बोलते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है: अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब है सकारात्मक होता है, निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है। देखते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हाँ के बारे में हाँ की जानकारी मिले। यानी कि जैसे वह छात्र है, यानी हाँ वो छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट। ऐसे वाक्यों में हाँ का बोध होगा। वही निगेटिव सेंटेंस में नहीं का बोध होगा। ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, वह छात्र नहीं है, यानी कि इसमें नहीं का बोध होगा। यानी कि निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। आगे पहचान क्या है? फुल स्टॉप। इन दोनों वाक्यों के अंत में अंग्रेजी में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम लगते हैं। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में अंग्रेजी में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम लगता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दे दे, यस नो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, उसे कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। देखते हैं यस नो क्वेश्चन को देखते हैं। यस नो क्वेश्चन ऐसे वाक्य होते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के वाक्यों को शुरुआत में सहायक क्रिया होती है। जब ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे तो ऐसे प्रश्नों के वाक्यों की जो शुरुआत होती है वो सहायक क्रिया से ही होती है। यस नो वाले जो क्वेश्चन होंगे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे और फिर उसके बाद वाक्य का निर्माण करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा। और WH क्वेश्चन क्या होता है? जिनके उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत WH फैमिली से होता है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया आती है। तो WH फैमिली 2 प्रकार के होते हैं। WH जो है शब्द है WH
तो WH से बनने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं शब्द हैं वो है WH, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, विच, हुज। व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, विच कौन सा, हुज किसका। एक इसमें दूसरा भी है HOW, यहाँ WH शब्द तो आया नहीं है, HOW है। इसका हाउ, हाउ माने कैसे। ये क्या है, WH फैमिली है। ऐसे प्रश्न जिनकी उत्तर हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे तो उनकी शुरुआत इनसे होगी, फिर उनकी सहायक क्रिया उसके बाद आएगी। क्या आप रोज नहाते हो, अब इसका उत्तर हाँ या ना में तो हो सकता है। क्या आप रोज नहाते हो, हाँ भी कर सकते हैं या नहीं भी। डू यू बाथ डेली, डू यू बाथ डेली, यानी सहायक क्रिया क्या है, डू हो गई। लेकिन अब उत्तर है कब नहाते हो, अब इसका उत्तर हाँ या ना में तो नहीं दे सकते हैं, तो वो बताना ही पड़ेगा। व्हेन डू यू बाथ, अब यहाँ के WH फैमिली पहले आ गई, फिर उसके बाद ये जो सहायक क्रिया थी उसके बाद आ गई। WH फैमिली, सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट एंड क्रिया। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्रियात्मक भाव वाले शब्द। ऐसे वाक्य जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एटसेट्रा दिखाते हैं उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्रियात्मक भाव के रूप में दबाव डाला जा रहा है। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। जैसे एक गिलास पानी लाओ, खड़े हो जाओ, शांत रहो, ये सब में सामने वाले को ही कहा जा रहा है। यू को, तुम को, आपको, आप लोग को, तुम लोग को कहा जा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, किसको, सामने वाले कहा जा रहा है, तुम पानी लाओ, आप पानी लाओ। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, यानी आप लोग खड़े हो जाओ। शांत रहो, आप लोग शांत रहो। तो यू क्या है, आप क्या छुपा हुआ है, तुम छुपा हुआ है, तो इसलिए है इम्परेटिव। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, स्टैंड अप, कीप क्वाइट। इम्परेटिव क्या है, एक तरह से समझ लीजिए कि ऑर्डर वाला पार्ट है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला है, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वो वाक्य जिसमें इच्छा का बोध होता है। जैसे आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, अब इच्छा हो रही है, काश आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। सामान्यतः ऑप्टेटिव वाक्य में से ही शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में विस्मयबोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉट 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 लगा रहता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। अब एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, इसमें शुरुआत ध्यान दें, इसकी शुरुआत में से होती है और अंत एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होती है। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं जिसकी शुरुआत में से तो नहीं होगी, लेकिन कहीं न कहीं सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे रहेंगे, विस्मयबोधक चिन्ह लगे रहेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें मानसिक भावनाओं, दुख, आश्चर्य, संदेह, घृणा, प्रशंसा, आशा आदि का बोध होता है, वाक्य के अंत में विस्मयबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह, अब ओह क्या है, दुख हो गया, तो यहाँ पर क्या लग गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, विस्मयबोधक चिन्ह लग गया। हम मैच हार गए, आलस, वी लॉस्ट द मैच, आलस, वी लॉस्ट द मैच। आहा, हम मैच जीत गए, आहा, हम मैच जीत गए। हुर्रे, हुर्रे, वी वॉन द मैच। अब जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के आगे शब्द है उसको या तो दुख के साथ या हंसी के साथ, खुशी के साथ पढ़ना पड़ता है। दुख है, आलस, वी लॉस्ट द मैच, हुर्रे, वी वॉन द मैच। इसमें क्या है, ऐसे सेंटेंसों में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें भी है, लेकिन इसकी शुरुआत में से होगी, यानी कि एक संभावना से होगी, उसे कहते इच्छात्मक या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। टेंस, काल या समय,
उस काल या समय में होने वाली क्रियाओं की जानकारी टेंस के तहत की जाती है। टेंस क्या है? ये किसी क्रिया का समय के साथ बोध कराना ही टेंस कहलाता है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया का समय के साथ बोध हो, ज्ञान मिल जाए कि यह क्रिया किस समय हुई है, उन वाक्यों को हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्यों पहले है? क्योंकि हम वर्तमान में उस क्रिया को कर रहे हैं। पास्ट टेंस तुरंत उसके बाद क्यों है? क्योंकि हम अपने इतिहास के पन्नों से सीखे हैं कि हमें करना क्या है, अपने पाठ से ही सीखे हैं, हमने हमारे पास अनुभव क्या है, क्या गलतियाँ हैं, उसको सीख करके हमने आप प्रेजेंट में यहाँ पर हैं। और भविष्य काल सबसे लास्ट में क्या है? क्योंकि हम इन क्रियाओं को करने के बाद, इतिहास को जानने के बाद भी जो कुछ निर्माण करेंगे वो हमारे भविष्य की में सहयोग होगी। यानी कि सबसे पहले हमारा प्रेजेंट है कि हम करें क्या, दूसरा जानें कि हमें करना क्या है अपने इतिहास से, अपने बीते अनुभव से, तब हमारा जाके भविष्य बनेगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमने यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। पहला है टेंस। इस टेंस के अंदर 3 टेंस हैं, 3 काल हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीनों कालों के कुछ उपकाल हैं, उप पार्ट हैं। क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें जो सेंटेंस आएंगे वो 3 प्रकार होंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब कैसे समझना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है? अफर्मेटिव पढ़ना है कि नेगेटिव पढ़ना है कि इंटरोगेटिव पढ़ना है? ऐसे इस जगह को समझाने की कोशिश किया गया है। पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हैं, उसके बाद पूर्ण विराम, सॉरी उसमें कुछ भी आ सकता है, प्रश्नवाचक भी आ सकता है। वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हैं आता है। पास्ट टेंस में वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं या बोध कराते हैं। या तो आएंगे या बोध कराएंगे कि इन वाक्य के अंत में था, थी, थे, है या लगा रहेगा। फ्यूचर टेंस भविष्य का, वाक्य के अंत में गा, गे, गी आते हैं। ये तो 3 मुख्य रूप से टेंस हो गए। अब इसका जो पार्ट है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित या क्रिया समय। जो क्रिया होगी उसका समय अनिश्चित रहेगा, उसे कहते हैं इनडिफिनिट। क्रिया के समय की अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे वह गाता है, अब कब गाता है पता नहीं। कंटिन्यूअस, जिसमें क्रिया लगातार जारी रहती है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब उचित होता है, सही होता है, पूरा हो जाता है। परफेक्ट मतलब ये होता है सही, उचित, पूरा, यानी जिसमें क्रिया पूरा हो जाए उसे परफेक्ट कहेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जारी रहना, परफेक्ट पूरा हो जाना। जिसमें कुछ काम पूरा हो गया हो और अभी भी काम जारी है उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरा भी हो चुका हो और लगातार जारी भी हो, ऐसे कार्य में जिसमें कार्य पूरा हो जाना, कुछ जारी रहना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कुछ तो 2 घंटा तो पढ़ ही चुका है लेकिन अभी भी जारी है, लेकिन कुछ तो पूरा कर ही लिया है। इन 4 प्रकारों के बाद हमने जो 3 पार्ट किए हैं वाक्य है अफर्मेटिव, सकारात्मक। ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मक हो यानी हाँ का बोध हो उसे कहते हैं अफर्मेटिव। यानी कि जैसे वह जाता है, वह पढ़ता था, वह गाएगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का बोध हो, वह नहीं पढ़ेगा, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेला था। इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक का बोध हो। प्रश्नवाचक समझिए 2 प्रकार के होते हैं, एक WH, एक सहायक क्रिया वाले। तो प्रश्नवाचक वाक्य जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और कुछ पार्ट इसमें देखा जाए तो इंटरोगेटिव से एक सेंटेंस और बनता है इंटरोगेटिव निगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। जैसे कि क्या वो नहीं खेला, क्या वह नहीं खेलता है, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। ये हमारे समरी रूप से, सारांश रूप से इसको बताने की कोशिश, जो आगे हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे।